जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, परिश्रम बैच की इस बेहतरीन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने लास्ट 15 इयर्स के फिजिक्स की सीरीज को, जिसमें हम आगे चलने वाले हैं। लेकर आ रहे हैं आपके लिए 2011 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए थे उनका कंप्लीट सॉल्यूशन से मेरा क्या मतलब है, जैसा कि हमने प्रीवियस जो भी पेपर के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर एक ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस किया है, उसी तरीके से इस पेपर को भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए करते हैं शुरुआत इस पेपर की। देखिए, तो हम पेपर कौन सा करने जा रहे हैं? एनडीए फर्स्ट फिजिक्स 2011 का, ठीक है। जिसमें देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आ रखा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। क्लियर है? अब देखिए, इन प्रोग्रेसिव वेव्स, अब देखिए प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती है, यानी प्रगामी तरंगे। प्रगामी तरंगे क्या होते हैं? दे आर ट्रैवलिंग, ठीक है। ट्रैवलिंग कह सकते हो और कह सकते हो प्रोपोगेटिंग, ठीक है। ट्रैवलिंग कह सकते हो और प्रोपोगेटिंग। प्रोपोगेटिंग मतलब जो चल रही है। एक तो स्टेशनरी वेव होती है जो रुकी हुई होती है, ये आपकी प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, इनमें से आपको बताना है विच इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखना है हमेशा, इन प्रोग्रेसिव वेव्स द एम्पलीट्यूड मे बी कांस्टेंट एंड नेबरिंग पॉइंट्स आर आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर। इन एयर और अदर गैसेस a progressive antinode occurs at a displacement node and a progressive node occurs at a displacement antinode. Transverse waves can be polarized while longitudinal wave cannot be polarized. Longitudinal wave can be polarized while transverse wave cannot be polarized. अब देखो बेटा, इसमें मुझे एक आंसर डायरेक्टली मिल गया है, जो गलत है वो ये है आपके पास कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी पोलराइज्ड। देखिए क्यों? क्योंकि जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स होती है, जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, वो आपके पास क्या होती हैं, इनका जो आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वाइब्रेशन एट राइट एंगल होता है, एट राइट एंगल होता है किसके? टू प्रोपोगेशन, ठीक है। अब देखिए, जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है वेव्स, उनका जो वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का, वो पैरेलल टू प्रोपोगेशन होता है। क्लियर है? अब देखिए, क्योंकि आपकी जो लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव्स है ना, इनका जो वाइब्रेशन है, लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स, जो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स है बेटा, वो आपकी ट्रांसवर्स जो वेव्स होती हैं, उनका वाइब्रेशन जो होता है वो इन ऑल डायरेक्शन होता है, इन ऑल डायरेक्शन बट परपेंडिकुलर टू ट्रैवलिंग। तो इससे क्या होता है कि जब इन्हें किसी पोलराइजिंग हम ऑब्जेक्ट से पास करवाते हैं, तो इनमें से जो आपकी वेव होती है वो पोलराइज हो जाती है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या चक्कर है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो पैरेलल टू प्रोपोगेशन है। तो जब वो पैरेलल टू प्रोपोगेशन है तो उनका पोलराइजेशन कैसे होगा? पोलराइजेशन तो उस वेव का होता है जिसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन हो, परपेंडिकुलर टू द ट्रैवलिंग। तो इसी वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इनकरेक्ट है। बाकी आपका जो प्रोग्रेसिव वेव है उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन वो कैसी वेव होती है? अनडैम्प्ड वेव्स होती है, जिनका फ्रीक्वेंसी कभी डैम्पिंग नहीं होती है, हरास नहीं होता है, और उनके जो नेबरिंग पॉइंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज आउट ऑफ फेज। इसी तरीके से एयर और अदर गैसेस में जो प्रोग्रेसिव वेव्स के एंटीनोड होते हैं वो एट डिस्प्लेसमेंट नोड होते हैं, और प्रोग्रेसिव वेव के
जो आपके पास नोड होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड पर ही होते हैं। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, और अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन हो जाता है क्योंकि इनका वाइब्रेशन जो होता है वो ऑल डायरेक्शंस में होता है, इसी वजह से इनको हम पोलराइज कर सकते हैं किसी पोलराइजिंग क्रिस्टल से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट आंसर होगा, विच इज नॉट करेक्ट। आगे हमारे पास क्या है? अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी इनिशियली रेस्ट है तो भाई इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एंड अपॉन ए कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी वेरीज, यानी प्रारंभिक विराम स्थिति के एक पिंड पर एक समान बल का प्रयोग किया जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा के परिवर्तन की दर का विचरण किस प्रकार होगा? वो क्या कर रखा है? क्या आपके पास पूछा हुआ है कि रेट, आपके पास रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पूछा है टाइम के साथ, तो हम निकाल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे? डेल के ओवर अगर आप डेल टी निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? हाफ एम तो आपके पास क्या है? ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2v डॉट dv ओवर dt हो जाएगा। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल के ओवर डेल टी इज इक्वल्स टू एम वी, और साथ में dv ओवर dt क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। अभी हमने क्या देखा है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, v इज इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस at होता है, तो u जीरो है तो v इज इक्वल्स टू इसका मतलब क्या हो जाएगा? at हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूं? इसे लिखा जा सकता है v को m a t इंटू a लिखा जा सकता है, जिसे लिख सकते हैं हम m a स्क्वायर t। अगर आप यहां से देखोगे तो आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रही है। इसका मतलब है कि लीनियरली विथ टाइम वेरी करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हमेशा किसको दिखाता है? रैखिक संबंध को दिखाता है, यानी लीनियर रिलेशन को दिखाता है। तो टाइम लीनियरली वेरी कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? अ जेट प्लेन फ्लाइज थ्रू एयर विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मैक। ठीक हो गया। अब while the velocity of sound is 332 मीटर पर सेकेंड इन एयर, स्पीड ऑफ प्लेन इज, स्पीड ऑफ प्लेन निकालना है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं, जो मैक नंबर होता है ना, मैक नंबर जो होता है वो होता है आपके पास स्पीड ऑफ बॉडी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है? ये स्पीड ऑफ बॉडी यानी किसी वस्तु का चाल बट्टे आपके पास ध्वनि की चाल का रेशियो होता है, अनुपात होता है। क्लियर है? अगर आपका मैक नंबर जो है, मैक नंबर जो है अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो सुपर सोनिक की स्पीड से जा रहा होता है ऑब्जेक्ट। अगर मैक नंबर लेस देन 1 की स्पीड, लेस देन 1 होता है तो आपके पास सब सोनिक की स्पीड से जा रहा होता है बॉडी। क्लियर है? अब आपको मैक नंबर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। ठीक है, क्लियर है? तो मैक नंबर यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैक नंबर इज इक्वल्स टू, स्पीड किसकी निकालनी है? स्पीड ऑफ प्लेन निकालना है, तो स्पीड ऑफ बॉडी की जगह क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ बॉडी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड आ रखा है। क्लियर है? स्पीड ऑफ साउंड हमें दे रखा है, इसका मतलब है स्पीड ऑफ बॉडी की जगह क्या आ जाएगा? प्लेन इज इक्वल्स टू मैक नंबर क्या दे रखा है? 2 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड क्या दे रखा है? 332, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 664 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा एक कथन है जो सत्य है? कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन ओरल कैविटी। ठीक हो गया, यानी मुख कोटर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स, यानी अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स, यानी उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। या कॉन्वेक्स मिरर्स शुड बी यूज्ड फॉर शेविंग, कॉन्वेक्स मिरर का यूज किस में होना चाहिए? शेविंग में यूज होना चाहिए। अब देखिए जरा कॉनकेव मिरर को देखते हैं, यहां पर सारे कॉन्वेक्स के देखें। कॉनकेव मिरर जो होता है वो इमेज को, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट लेस डिस्टेंस पर रखा हो, ऑब्जेक्ट अगर आपके पास लेस डिस्टेंस पर हो तो हमेशा कैसी इमेज बनाता है? एक तो मैग्नीफाइड बनाता है, अगर आपको लास्ट केस याद हो कॉनकेव मिरर का, तो
मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, और दूसरा कैसा बनाता है, अपराइट बनाता है, यानी इरेक्ट बनाता है, सीधी इमेज बनाता है। क्लियर है? तो ऐसे केस के लिए इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं इसका यूज, डॉक्टर्स जो होते हैं इसका यूज एक तो ओरल कैविटी को देखने के लिए यूज करते हैं, और दूसरा शेविंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो आपके पास कॉनकेव मिरर जो है उसका यूज ओरल कैविटी को देखने के लिए यूज कर रहे हैं डॉक्टर्स, और शेविंग के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरा, जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव जो मिरर होता है वो लाइट को क्या करता है, इनवर्ड रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? इनवर्ड रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करता है कहां पर? फोकल पॉइंट पर। क्लियर है? फोकल पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करता है, यानी इसका इस्तेमाल टेलीस्कोप में एज रिफ्लेक्टर्स किया जाता है। क्लियर है? तो अगर आप देखोगे तो जो भी ये बातें लिखी हुई है कि कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन ओरल कैविटी, मैंने बताया किसके लिए यूज होता है, कॉनकेव मिरर होता है इसमें यूज। ठीक हो गया? तो ये पहला गलत हो गया। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स, बिल्कुल रिफ्लेक्टर्स यूज हो रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया, तो बी ऑप्शन सही है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स, गलत हो गया। कॉन्वेक्स मिरर्स शुड बी यूज्ड फॉर शेविंग, नहीं, कॉनकेव मिरर यूज होता है शेविंग के लिए। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही, दैट इज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स। अगला ऑप्शन मेरे पास क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन ऑप्टिकल फाइबर irrespective of its shape because it is a device by which signals can be transferred from one location to another. It is based on the phenomena of, देखिए आपके पास जो ऑप्टिकल फाइबर है उससे लाइट का, यानी सिग्नल्स का, लाइट सिग्नल्स का ट्रांसमिशन किया जाता है, और उससे जो ट्रांसमिशन होता है वो बिना किसी लॉस के होता है। उसका रीजन क्या होता है कि अंदर जो लाइट रे है उसका क्या हो रहा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। क्लियर है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है? जब लाइट रे क्या करती है, जब लाइट रे डेंसर टू रेरर मीडियम ट्रेवल करती है, और सेकंड जो होता है पॉइंट, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है। इन दोनों केस में हमारे पास TIR होता है किसी भी मीडियम के लिए। ठीक है? अब अगला पूछ रहा है, अ मैन इज एट रेस्ट इन द मिडल ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ परफेक्टली स्मूथ सरफेस ऑफ आइस। क्लियर है? ही कैन मूव हिमसेल्फ टू द शोर बाय मेकिंग यूज ऑफ न्यूटन्स, कौन से लॉ को यूज करते हुए वो किनारे पे आ जाएगा? ठीक है? अगर वो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने फर्श के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने तट पर आ सकता है? तो देखिए क्या होगा कि वो पीछे धकेलेगा, उसको, उस सरफेस को पीछे धकेलेगा, जिसकी वजह से उसको आगे को एक फोर्स मिलेगा, और वो कहां आ जाएगा, आपके पास शोर में आ जाएगा, यानी कहां आ जाएगा, तट पे आ जाएगा, किनारे पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कभी बोटिंग करी हो तो जब आप बोट से उतरते हैं किनारे पे तो आप बोट को पीछे धक्का देते हैं, फिर आपको एक आगे को धक्का लगता है जिससे आप किनारे पे आ जाते हैं। और ऐसा किसमें होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ, यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये किसमें होता है? ये न्यूटन्स थर्ड लॉ में होता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? अगला पूछ रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लरिंग एंड अनशार्प इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व थ्रू वेरी लार्ज टेलीस्कोप एट द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी आवर्धन की चरम सीमा पर अतिवृद्ध दूरबीनों द्वारा पिंडों का प्रेक्षण करने का अस्पष्ट प्रतिबिंब बनने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जब कभी भी टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी हमें जो ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, यानी इमेजेस मिलती है, जैसे स्टार को देख रहे होते हैं या किसी सेलेशियल बॉडी को देख रहे होते हैं या किसी प्लैनेट को देख रहे होते हैं, तो ब्लर इमेजेस मिलते हैं। उसका रीजन क्या होता है? देखिए अब मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेटरीज होती है, मोस्टली वहां बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप्स रखे होते हैं, और ऑब्जर्वेटरीज को हमेशा अधिकतर एक ऐसी जगह पर बना जाता है जो बहुत हाइट पे होती है और जो शहर से बहुत दूर होती है। इसका रीजन क्या होता है? पोल्यूशन। पोल्यूशन यानी एयर क्या होनी चाहिए, आपकी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए टेलीस्कोप को वहां रखा जाता है, हाइट पे रखा जाता है या शहर से दूर जहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन ना हो। क्लियर है? तो आपके पास क्या है? ऑप्शन ए, एयर टर्बुलेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, पुअर ऑप्टिकल पॉलिश अचीवेबल ऑन लार्ज मिरर्स, पुअर
tracking capacities of telescopes, varying density of air in Earth's atmosphere। यही रीजन है, आप देखोगे कि जो टेलीस्कोप है उन्हें स्पेस में रखा गया है, जैसे आपका हबल टेलीस्कोप है, ठीक है, उसे स्पेस में रखा गया है। स्पेस में रखने का रीजन क्या है, वहां पे आपके पास क्या है, एयर के आपके पास क्या है, वेरिंग डेंसिटी नहीं मिलेगी, जिससे क्या नहीं होगा, आपके पास आपको ब्लर इमेज नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि इस वजह से वेरिंग डेंसिटी ऑफ एयर इन द अर्थ एटमोस्फेयर की वजह से आपको ब्लरिंग मिलती है या अनशार्प इमेज मिलता है। क्लियर है? आगे देखिए क्या बोल रहा है कि बैट्स कैन एज सर्टेन डिस्टेंसेस, डायरेक्शंस, नेचर एंड साइज ऑफ ऑब्स्टिकल्स एट नाइट, दिस इज पॉसिबल बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द एमिटेड। यानी ये बोल रहा है कि रात में जब बैट उड़ते हैं तो कोई भी ऑब्स्टिकल अगर रास्ते में आता है तो अंधेरे में भी उसे क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। इसका रीजन क्या है, एक्चुअली क्या करते हैं, वो वेव छोड़ते हैं और वो वेव उससे टकरा के आती है और वो वापस आती है, जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि वो जो ऑब्स्टिकल है वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, इससे वो क्या कर देते हैं, अपना रूट क्लियर करते हैं या आसानी से अंधेरे में उड़ सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए वो कौन सी वेव्स होती है, वो होती है आपके पास अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, कौन सी वेव्स होती है आपके पास, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रॉम बैट्स, लेकिन जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहां से हो रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्स्टिकल से टकरा के आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उनकी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी ग्रेटर देन द मैक्सिमम रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है। आप देखो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जो हमारे कान सुन सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है। तो इसी तरीके से जो फ्रीक्वेंसी आपकी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, यानी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकता हूं या 20,000 हर्ट्ज भी बोला जा सकता है। क्लियर है? अब आपकी सुपरसोनिक वेव्स है, आपके पास क्या है, सुपरसोनिक वेव्स है। सुपरसोनिक वेव्स वो वेव्स होती है जिनकी स्पीड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। इनकी स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड होती है। एक इंफ्रासोनिक वेव्स होती है, इंफ्रासोनिक वेव्स होती है, देखो जो ऑडिबल होती है ना, ऑडिबल जो आपके पास साउंड की जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज टू आपके पास होती है 20 किलो हर्ट्ज। अब जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की वेव्स होती है जो बैट्स प्रोड्यूस कर रही है वो आपके पास है अल्ट्रासोनिक वेव्स है। ठीक है, और जो ये 20 हर्ट्ज से नीचे की वेव्स है, बिलो 20 हर्ट्ज की जो वेव्स है उन्हें कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। तो आपके पास आंसर क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ मूविंग बस सडनली अप्लाइज ब्रेक्स, द पैसेंजर सिटिंग इन इट फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। देखो जब क्या होता है, कोई भी पर्सन किसी बस में बैठा हुआ होता है और बस चल रही है, तो अचानक से जब बस रुकती है तो क्या होता है, पहले बस में इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, यानी आपके पास गति का जड़त्व होता है, तो बस मूव कर रही है तो बॉडी भी क्या कहती है, बॉडी में भी इनर्शिया ऑफ मोशन है। अब हमारी जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वो कनेक्टेड विद बस है, जैसे ही बस रुकती है तो बस में इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ जाता है, यानी बस रुक जाती है, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ जाता है। बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में अभी भी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इसी वजह से हम आगे की तरफ को लीन कर जाते हैं। क्लियर है? और ऐसा किसमें होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो हमारे पास क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, द मटीरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज is an alloy of tin and lead. This alloy should have, यानी जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है उसमें वो किससे बना हुआ है, alloy of tin and lead से बना हुआ है। तो वो उसकी आप पूछा गया कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, या हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज होता है उसमें जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। ऐसा क्यों? हाई इस वजह से लिए कि लॉस ऑफ करंट ना हो, क्योंकि अगर उसे लो रखेंगे तो उससे करंट पास होने लग जाएगी, जो कि क्या होगा, लॉस ऑफ करंट हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस लॉस ऑफ करंट। लॉस ऑफ करंट को रिड्यूस करने के लिए आपका जो फ्यूज होता है उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हाई रखा जाता है। उसके बाद जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, मान लो एक्सीडेंटली कभी कभी क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में आ गई, तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले फ्यूज क्या हो जाएगा, आपके पास उड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, आपके पास करंट जाना उसमें बंद हो जाएगी और आपके हाउस होल्ड के जो अप्लायंसेस है वो डैमेज नहीं होंगे। तो इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट को लो किस लिए रखा जा रहा है, सो दैट जो आपके पास फ्यूज का वायर है, जो फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर कैन इजीली मेल्ट, फ्यूज वायर इजीली मेल्ट हो जाए। तो कौन सा आपके पास ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगला ऑप्शन है, सपोज यू आर स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, व्हाट शुड बी द मिनिमम वर्टिकल साइज ऑफ द मिरर सो दैट यू कैन सी फुल इमेज इन इट। ठीक हो गया। अब देखिए पहले प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्लेन मिरर आपके पास कैसा होता है, प्लेन मिरर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसी पहली प्रॉपर्टी आपके पास है कि प्लेन मिरर में जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वही साइज ऑफ इमेज होता है। क्लियर है, साइज ऑफ इमेज भी होता है। क्लियर है। दूसरा, जो u होता है दैट इज इक्वल्स टू v, यानी हमारा जो डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर से वही इमेज का भी डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर से। क्लियर है। तीसरा पॉइंट कि जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की वो इनफाइनाइट होती है। क्लियर है। चौथा पॉइंट, जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, लेटरली इन्वर्टेड। कैसा बनता है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है कि जो हमारा लेफ्ट होता है वो मिरर में राइट दिखाई देता है और जो हमारा राइट होता है वो लेफ्ट दिखाई देता है। फिफ्थ पॉइंट होता है हमारे पास, जिस रेट से हम मिरर की तरफ को जाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट जिस रेट से प्लेन मिरर की तरफ को जाएगा उसी रेट से ऑब्जेक्ट भी, उसी रेट से इमेज भी ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ को आएगी। यानी आपके पास मैं ये कह सकता हूं कि जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ को जाएगा उसी वेलोसिटी से आपका इमेज भी मिरर की तरफ को आएगा। यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है। क्लियर है। अब मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास मान लो प्लेन मिरर है, ठीक है, इधर ये मेरे पास है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ये आपके पास इधर रखी हुई है इमेज, इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके पास और इधर आपके पास इमेज बन गई आपके पास। ठीक है, इधर आपके पास कैसी बन गई इमेज, तो इस तरीके से बन गई आपके पास। क्लियर है। आपके पास इसी तरीके से इमेज बनती है आपके पास। और दूसरा एक सिक्स्थ पॉइंट है, इसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो देखो आप जरा, अगर आधा भी मिरर हो तब भी हमें कंप्लीट इमेज मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर भी मिरर भी हो तो भी हमें इमेज मिल जाएगा, क्योंकि सेम साइज के बन रहे हैं। अलग अलग साइज के बनते तो शायद बड़े या ज्यादा की जरूरत होती या कम की जरूरत होती या छोटा होता। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास क्या है कि फुल इमेज को बनने के लिए हमारे पास हाफ भी अगर मिरर हो तो भी काम चल जाएगा, इमेज बन जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन ग्लास देन इन एयर बिकॉज, देखो लाइट का डिपेंड करता है, लाइट किसी मीडियम में, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम होती है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज्यादा होती है। क्लियर है। तो लाइट ट्रेवल स्लोअर इन ग्लास देन इन एयर। तो देखो हमारे पास क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है, इसी वजह से इसमें स्लोअर क्या कर रही है, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ए विथ रिस्पेक्ट टू म्यू जो होता है, जी जो होता है वो 1.5 होता है, और जो आपके पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। तो देखो आप जरा, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसलिए क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इसमें कम होगी और इसमें ज्यादा होगी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्लास,
डेंसिटी ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन, तो हमारे पास ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसी वजह से उसमें लाइट स्लोवर ट्रैवल कर रही है। इसके बाद है द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने का क्या मतलब है, आप कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड उस फील्ड में देखोगे, मेजर करोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको कांस्टेंट मिले। तो ऐसा किस केस में हो सकता है, वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल टू ईच अदर हो। क्लियर है, क्योंकि अगर आपके पास कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो जाएंगी तो कहीं पर क्या होगा कि सेपरेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगा, कहीं पर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम या ज्यादा हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अ जेट इंजन वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, मास। देखिए एंगुलर मोमेंटम तो होगा नहीं, क्योंकि जो जेट का आपके पास मोशन हो रहा है वो लीनियर मोशन हो रहा है, तो आपके पास जो जेट इंजन होता है वो लीनियर मोमेंटम पर काम करता है, यानी रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज नियरली, इससे पहले अगर आपको याद होगा तो 2010 में जो सेकंड पेपर है वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर ऐसा पूछा गया था कि जो सरफेस ऑफ द सन है उसका टेम्परेचर हमारे पास 6000 केल्विन हमेशा मेंटेन रहता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, इसी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि जो सरफेस ऑफ द सन है उसका टेम्परेचर मेंटेन रह रहा है 6000 केल्विन पे। क्लियर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है हमारे पास, इफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए टिपिकल सब्सटेंस सडनली ड्रॉप्स टू जीरो देन द सब्सटेंस इज कॉल्ड। देखो हम ये पहले भी एक पेपर में देख चुके हैं कि एट लो टेम्परेचर जो आपके पास सुपर कंडक्टर होते हैं, एट लो टेम्परेचर जो आपके पास सुपर कंडक्टर होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, और बाकी ये जो आपके पास सेमी कंडक्टर है और इंसुलेटर है, इन तीनों का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। लेकिन जो आपके पास सुपर कंडक्टर्स होते हैं एट लो टेम्परेचर, इनका जो सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो जीरो होता है, तो आपके पास जीरो ड्रॉप हो जाएगा, रेजिस्टेंस किसका होगा, सुपर कंडक्टर का हो जाएगा, और ये लो टेम्परेचर पर होगा। अगला क्वेश्चन है अ स्फेरिकल एयर बबल इज embedded in a piece of glass for a ray of light passing through the bubble behaves like, इसका मतलब है इस तरीके का कोई ग्लास है, इसके अंदर क्या करा जा रहा है, इसके अंदर एक एयर बबल, स्फेरिकल एयर बबल रखा जा रहा है जो इस तरीके का हमें दिखेगा। अब जब लाइट रेज इसमें एंटर करती है तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें लाइट रेज एंटर करती है तो ये डाइवर्ज होती है, हमेशा याद रखना कि इसमें जब लाइट रेज एंटर करती है तो वो डाइवर्ज होती है, इसका मतलब है कि इसका नेचर किस तरीके का होगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह ये काम करेगा। क्लियर है, आगे देखते हैं हमारे पास, द स्टार्स सीम टू बी हायर ऑन द स्काई देन दे एक्चुअली आर, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, इसे कहा जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहा जाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये होता किसकी वजह से है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्लियर है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है वो हमारे पास जिसका एटमॉस्फेयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तो अर्थ सरफेस से ऊपर जाते समय आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वेरिंग दिखाई देगा, तो जो लाइट रे आपकी स्टार से आ रही होगी वो सीधे नहीं आएगी, वो रिफ्रैक्ट करते हुए आएगी। तो एक्चुअली जहां पर आपका स्टार है, मान लो आपका स्टार यहां पर है और एक ऑब्जर्वर कोई अर्थ सरफेस में खड़े होके ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए जो लाइट रे आती है वो रिफ्रैक्ट होते हुए इस तरीके से आती है, ये इस तरीके से। तो देखो एक्चुअल में यहां से रिफ्रैक्ट कर रही है लाइट रे, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन है, तो ये आपके पास यहां पर स्टार से दिखाई देगा, तो ये आपके पास क्या है, ये एक्चुअल पोजीशन है स्टार की, और इसे कहते हैं कि ये अपेरेंट पोजीशन है स्टार की। ये किस वजह से हो रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर है,
डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसे कहते हैं आपके पास, जब लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है, तो आपकी लाइट रिफ्रैक्ट करने के बजाय टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई होल है, इस होल से अगर रे ऑफ लाइट क्या हो जाए, इस तरीके से चले जाएं, तो इसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। क्लियर है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी जिसे हम दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये वाटर से प्रोड्यूस होती है तो प्रोड्यूसेबल है। सोलर एनर्जी बार बार एनर्जी बन रही है सन में, तो इसका मतलब है प्रोड्यूसेबल है। विंड एनर्जी, विंड हमेशा आपके पास है तो विंड से आप बार बार एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, क्योंकि फ्यूल क्या हो जाएगा आपके पास, खत्म हो सकता है, जिसकी वजह से आप बार बार इसे रिन्यू नहीं कर सकते। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो फ्यूल सेल हो जाएगा, जिसकी एनर्जी को रिन्यू नहीं कर सकते हैं आप बार बार। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या लिक्विड राइजेस टू अ सर्टेन लेंथ इन ए कैपिलरी ट्यूब। देखिए राइज होने का जो टेम्परेचर फॉर्मूला होता है वो होता है 4s cos थीटा अपॉन रो जी डी। यहां पर s क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, g आपके पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, d है डायमीटर ऑफ द ट्यूब। क्लियर है। अब देखो यहां पर अगर मेरे पास क्या है कि इंक्लाइनेशन कितना दे रखा है 45 डिग्री का। अब देखो ये जो थीटा है ये कांटेक्ट एंगल है बिटवीन ग्लास ट्यूब एंड वाटर। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या है, अगर जब इंक्लाइन नहीं है तो इंक्लाइन नहीं होने के केस में आपके पास क्या है, 0 डिग्री है। इसका मतलब है उसको में h1 है और h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4s cos 0 डिग्री अपॉन रो जी डी। और उसी में अगर आप इंक्लाइन कर रहे हो तो h2 क्या हो जा रहा है आपके पास 4s cos 45 डिग्री, क्योंकि इंक्लाइनेशन 45 डिग्री है, और रो जी डी हो गया। अब अगर आप h1 अपॉन h2 करोगे, h1 अपॉन h2 करोगे तो अगर आप देखोगे तो 4s cos थीटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये 1 आ जाएगा, cos 0 1 होता है, cos 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। देखो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन रूट 2, क्योंकि cos 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2 होता है, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको h2 चाहिए, क्योंकि h2 क्या है आपके पास, इंक्लाइनेशन का केस है, तो h2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा h1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कह रहा है जब इंक्लाइंड हो रहा है तो लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन अनचेंज, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। अब h2 क्या आ रहा है, h1 बाई रूट 2 आ रहा है, जिसका मतलब क्या है कि डिक्रीज कर रहा है आपके पास, डिक्रीज कर रही है हाइट बाई ए फैक्टर, बाई फैक्टर रूट 2, बाई फैक्टर रूट 2। तो आंसर आपके पास क्या हो गया, इट विल डिक्रीज। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या कह रहा है कि मास ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए, यानी कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, यानी मास ऑफ बी जो है वो 4 टाइम्स ऑफ, अच्छा मास बोल रहा है, वेलोसिटी नहीं, मास बोल रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि मास ऑफ, फिर से वही लिख दिया मैंने, मास ऑफ बी जो है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए है। फिर बोल रहा है बी मूव्स विथ वेलोसिटी, यानी बी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हाफ द वेलोसिटी ऑफ ए, हाफ द वेलोसिटी ऑफ ए, देन बी हैज, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है कि ए की काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं हमारे पास हाफ एम ए वी ए स्क्वायर हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हो जाएगी हाफ एम बी वी बी स्क्वायर हो जाएगी। वैल्यू रख देते हैं 1/2, एम बी क्या दे रखा है 4 टाइम्स ऑफ एम ए दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाई वी ए का स्क्वायर यानी वी बी का स्क्वायर, यानी वी बी क्या दे रखा है 1/2 वी ए का होल स्क्वायर। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो आ रहा है 1/2 4 टाइम्स ऑफ एम ए मल्टीप्लाइड बाई, यह आ जाएगा 1/4 वी ए स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा हाफ एम ए वी ए स्क्वायर। इसका मतलब के बी इतना आ गया, जो कि किसके इक्वल है, आपके देख रहे होगे आप कि के ए के इक्वल है, के ए भी इतना ही है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देन बी हैज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दैट ऑफ ए। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही सॉल्व करके आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, इन अ प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्टर बिकॉज द इंक्रीज इन वेपर प्रेशर
वेपर प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है? इंक्रीज द स्पेसिफिक हीट, डिक्रीज द स्पेसिफिक हीट, डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट एंड इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। देखो जब हम क्या करते हैं प्रेशर कुकर में उसको आप क्या करते हो, आप बर्नर के ऊपर रखते हो तो हीट होता है। हीट होने से क्या होता है? हीट होने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से स्टीम प्रोड्यूस होती है। स्टीम प्रोड्यूस होने से अंदर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर इंक्रीजेस, और प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से जो आपका लिक्विड अंदर होता है वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चला जाता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस इससे ऊपर चले जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर की वजह से जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मली जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो आपका इससे ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से कुकिंग क्या हो जाती है? फास्टर हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चले जाता है, जिसकी वजह से कुकिंग क्या हो जाती है? फास्टर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मैग्नेट्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपके पास क्या होते हैं जिन्हें मैग्नेट्स अट्रैक्ट कर सकता है? सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। दे कैन ऑल्सो रिपेल। किसको रिपेल कर सकते हैं ये? देखो पैरामैग्नेटिक, देखो पहले डाईमैग्नेटिक। जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। फीवली मैग्नेटाइज्ड, बहुत कम में मैग्नेटाइज किया जा सकता है किसी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इनका जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं विच आर ऑल्सो फीबली मैग्नेटाइज्ड, जिनका मैग्नेटाइजेशन भी बहुत कम होता है लेकिन इनका मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में इनका मैग्नेटाइजेशन भी होता है और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है। अब ये क्या कह रहा है कि मैग्नेट्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। दे कैन ऑल्सो रिपेल। अब रिपेल की बात हो रही है यानी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके पास किस में होगा? वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होगा। क्योंकि बाकी में तो क्या हो रहा है? देखो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस तो होगा नहीं। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हो? जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया आपके पास। लेकिन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में क्या हो रहा है कि डायमैग्नेटिक में अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, फेरोमैग्नेटिक में क्या हो रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है और इसमें रिपल्जन की बात हो रही है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है, देखिए व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वेवलेंथ रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस। देखो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो जो वेवलेंथ होती है वो चेंज होती है। ठीक है, वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। म्यू फैक्टर से डिक्रीज कर जाती है। दूसरा, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है वो भी क्या हो जाती है? इट चेंजेस। क्योंकि ये दोनों जो है लैम्डा वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट दोनों ही डिपेंड करती है मीडियम पे, नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है कि मीडियम आपका डेंस है या रेयर है। लेकिन तीसरा जो आपकी फ्रीक्वेंसी है जिसे आप न्यू से रिप्रेजेंट करते हो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। हमेशा याद रखो, इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। ये सोर्स ऑफ लाइट यानी जहां से लाइट आ रही है उस पर डिपेंड करती है और ये मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करती है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका क्या था? लास्ट क्वेश्चन था। देखिए हम हर एक क्वेश्चन को आपके लिए डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, बकायदा उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट बन रहे हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं।
क्लियर है? इससे आपका क्या होगा, मैक्सिमम कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अब आपका मोस्ट प्रोबेबली 1 महीना बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए, तो फिजिक्स के जितने भी हमारे क्वेश्चंस है हम सारे कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जिससे आप अपने अपकमिंग एग्जाम में जो एनडीए का आने वाला है उसमें बहुत अच्छा स्कोर, यानी जो 25 क्वेश्चंस आपके यानी 100 मार्क्स के क्वेश्चन फिजिक्स के आने वाले हैं उनको अच्छे से कंप्लीटली कर पाए वहां पे, यानी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना है, सो दैट हम आपके लिए बहुत बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बना सकें। सपोर्ट करने के लिए आपको हमारी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिल देन आपका क्या काम है? टिल देन आपका यह काम है कि आप पढ़ते रहें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।